Okay, welcome guys to the second lesson of 12th Commerce SP, which is Introduction to Corporate Finance. इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था बच्चों कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, ओके, द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज फाइनेंसिंग डिसीजन. Financing decision, and second one is investment decision. Okay, now corporate finance means a finance which is used by, or a finance used by corporate sectors is known as corporate finance. Now corporate finance is divided into two main or broad categories. First one is financing decision and another one is investment decision. So let's have a look toward the first one, which is financing decision. Financing decisions means what? Ki a person is collecting finance from so many sources. Let's have a look toward the sources one by one. First one is bank loan. The another one is share capital, debentures, and public deposits. Okay, now corporate finance means what? Corporate level means what? कि एक बहुत ही बड़े इसके ऊपर, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर, whenever a person is starting or setting up his business on large scale, it's known as corporate. है ना, एक छोटे से इसके लिए कि corporate finance क्या होता है कि जब एक बंदा एक बड़ी लेवल का कोई बिजनेस या फर्म रन कर रहा होता है या स्टार्ट कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल. अब आइए देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल जो है वो हमारे दो इसमें वी कैन से सेक्शंस में डिवाइड है कि फाइनेंसिंग डिसीजंस, कैसे वो बंदा पैसा कलेक्ट करता है और फिर कैसे उन्हीं पैसों को वो बंदा इन्वेस्ट करता है. तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग वी कैन से फाइनेंस, मनी और कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस. इन सारी चीज़ों से कैसे एक इंसान पैसा कलेक्ट कर सकता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज बैंक लोन, है ना. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज बैंक लोन. बैंक लोन के अंदर क्या आ जाता है कि अ पर्सन इज टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक. एक बंदा क्या करता है फॉर स्टार्टिंग अप हिज बिजनेस. एक बंदे को जब भी बिजनेस शुरू करना होता है उस टाइम पे वो बंदा क्या करता है, बैंक में जाता है और एक वी कैन से बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई करता है. बैंक में लोन अप्लाई करने के बाद में उस बंदे को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है और वो जो भी बैंक से लोन मिल जाता है बंदा उससे क्या करता है, उसका बिजनेस शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है. आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, एक ऐसा कैपिटल है ना, अ कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स. A capital which is divided into shares. Now for example that Sabiha want to start a new firm or new organization, and for that sake she need 10,000 rupees, है ना. Sabiha wants to start a firm or a company or an organization. For that she needs 10,000 rupees from outsiders. Now what she'll do, she'll just deduct it with shares. For example, she wants 10,000 rupees from outsiders. So that what she'll do now guys, ki she will sell 1,000 shares of rupees 10 each. Okay, now she'll share 1,000 share. He or she will share, or we can say issue 1,000 shares in a market of rupees 10 each. So definitely she'll earn 10,000 rupees for running or for setting up her business. Now, as she is issuing 10,000 shares in business, as she needs 10,000 rupees for running her business, she is issuing, we can say he or she is issuing 1,000 shares at rupees 10 each in market, and for 10 rupees in market, and simultaneously 1,000 shareholders she is having for her firm. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सबिहा है.
सबिहा को एक फर्म स्टार्ट करनी है और सबिहा क्या करती है, उसे 10,000 रुपयों की ज़रूरत है उसका बिजनेस शुरू करने के लिए। अब सबिहा क्या करती है कि मार्केट में 1000 शेयर इशू करती है। एक शेयर की कीमत होती है 10 रुपया। अब 1000 शेयर अगर वो मार्केट में इशू कर रही है तो 1000 रुपये के हिसाब से 10 रुपये का एक शेयर, मतलब बंदी के पास में 10,000 रुपीज़ जमा हो गए। पर बंदी ने 10,000 रुपये जो कलेक्ट किए, ये कहाँ से किए हैं, 1000 शेयर होल्डर से कलेक्ट किए हैं इसने, है ना। मतलब उसका जो भी कैपिटल है उसमें शेयर्स कितने लोगों को हमने बांटने होंगे या कितने शेयर होल्डर्स है उसकी कंपनी में, उसकी कंपनी में शेयर होल्डर्स है 1000 रुपये। सो जब कभी भी बंदी को प्रॉफिट होगा तो वो जो भी प्रॉफिट रहेगा वो 1000 लोगों में बटेगा। आ रहा है समझ में? दिस इज नोन एज शेयर कैपिटल, मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज बिन कलेक्टेड फ्रॉम 1000 शेयर होल्डर्स। सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा विच इज अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू डिवाइड equally amongst all these shareholders. Move on to the next one, that is debenture holders. Debenture holder again. Okay, let's have a look toward share holder and we can say debenture holder. Okay, so there are two types of, two ways of collecting capital. First one is shareholders and another one is debenture holder. Shareholder क्या होता है? The person is having a right to share, we can say, profit of your organization, access books of accounts, to attend meetings. In short, the person is, क्या बोलेंगे रे? The person is also known as, we can say, owner of your company. In short, कैपिटल जो होता है बच्चों दो तरीकों से कलेक्ट किया जाता है, एक होता है शेयर होल्डर, दूसरा होता है डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो होता है, शेयर होल्डर क्या होता है कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के अंदर उस पर्टिकुलर बंदे का शेयर होता है, इसलिए उसे बोला जाता है शेयर होल्डर। और वो बंदा क्या है, जब वो बंदा कंपनी के अंदर हर जैसे कि एक कंपनी का ओनर ही हो जाता है वो, है ना, जितने उसके शेयर्स रहेंगे उतना वो कंपनी का, उतने परसेंटेज वो कंपनी का ओनर कहलाएगा। तो नेक्स्ट वन इज, वो पर्सन अकाउंट्स के बुक्स जाके चेक कर सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, अपने डिसीजंस या अपने जो भी एडवाइजेज है वो कंपनी में रख सकता है एंड ऑल। पर the important thing about shareholder is, as I told you, the person who is a shareholder of your company, the person is having the right to enjoy profit, but simultaneously the person has to bear losses. अब ये जो पर्सन होता है शेयर होल्डर, ये जो शेयर होल्डर है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर इन शॉर्ट कंपनी का मालिक होता है, जितने उसके शेयर्स हैं वो उतने परसेंट कंपनी का मालिक रहेगा। अब ये जो बंदा है बच्चों, ये क्या रहेगा, कंपनी का अगर ये मालिक है तो वो प्रॉफिट एंजॉय करेगा, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा, जितने इसके परसेंटेजेस रहेंगे उतना प्रॉफिट इस बंदे को मिल जाएगा। बट इफ ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, अगर कंपनी को, इफ कंपनी हैज टू बेयर लॉसेस, अगर कंपनी लॉसेस बेयर कर रही है तो इस बंदे को भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बंदा है ये क्या रहेगा, ओनर कहलाएगा कंपनी का। तो अगर ये बंदा कंपनी का प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है तो ये बंदा कंपनी के लॉसेस को भी बेयर करेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज डिबेंचर होल्डर। इसी का उल्टा, डिबेंचर होल्डर क्या होता है बच्चों, डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ओनर ऑफ योर कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स जो है बच्चों ये कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स। ओके, ये होते हैं हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स, मतलब इनको कंपनी को पैसा देना होता है। डिबेंचर होल्डर हमारी कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, ये हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब एक हमारी कंपनी की वी कैन से जिम्मेदारी होती है कि इनको पैसे हमने रीपे करने या इनको पैसे देने ही देने हैं, इसलिए इसे बोला जाता है क्रेडिटर्स। अब जैसे कि ये हमारे क्रेडिटर्स है तो हम इनके साथ में प्रॉफिट जो है कंपनी का, ना हम इनके साथ में प्रॉफिट शेयर करेंगे ना हम इनके साथ में लॉस शेयर करेंगे। एज आई टोल्ड यू दैट दे आर नॉट ओनर ऑफ योर कंपनी एंड दे आर क्रेडिटर्स ऑफ योर कंपनी। यह आपकी कंपनी के मालिक तो है नहीं, इसलिए ये आपकी कंपनी के अंदर
वी कैन से प्रॉफिट के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, आपके अकाउंट्स के बुक भी चेक नहीं कर सकते हैं, आपके इधर मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते हैं, डिसीजंस में पार्ट नहीं ले सकते हैं, या कुछ एडवाइजेस नहीं दे सकते हैं कंपनी को। क्यों? क्योंकि ये जो बंदे होते हैं इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये फिक्स्ड होता है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब जो भी रिटर्न्स इन बंदों को मिलने हैं ये फिक्स होते हैं। इसलिए इन बंदों को ना तो प्रॉफिट में शेयर होता है ना ही लॉस बेयर करते हैं ये लोग। जैसे कि अगर डिबेंचर होल्डर को, एक डिबेंचर होल्डर को मैं 1000 रुपीज़ अगर मैं मंथली दे रही हूँ, तो हर महीना अगर मेरी कंपनी को 1 करोड़ का भी प्रॉफिट हो जाता है, स्टिल आई हैव टू गिव 1000 टू हिम। और अगर मेरी कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान होता है तब भी मुझे इन लोगों को 1000 रुपीज़ देने हैं। बट ऑन द अदर हैंड साइड जो कि मेरे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स क्या रहेंगे बच्चों, मेरी कंपनी के ये लोग रहेंगे, ओनर रहेंगे, एक टाइप से कि मेरी कंपनी के ओनर रहेंगे। तो अगर इन लोगों का ये जो भी होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये होता है फ्लक्चुएटिंग, ये होता है फ्लक्चुएटिंग, ये मतलब चेंज होता रहेगा। अगर इफ अ कंपनी इज अर्निंग 1 करोड़ रुपीज एज प्रॉफिट, अगर कंपनी को 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता है तो इन बंदों में वो क्या होगा, 1 करोड़ रुपया पूरा इन बंदों में डिवाइड होगा। और इफ अ कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज, तो उस टाइम पे इन बंदों को भी लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा एक स्मॉल ब्रीफ हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच का, कि शेयर होल्डर्स क्या रहेंगे, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ योर कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर creditors of your company. Move on to the next point, which is public deposit, है ना। Sometimes publics are investing some amount in a company. This is known as public deposits, है ना, इसको डेप्थ में नहीं लेते हैं। Okay, move on to the next, which is investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस के दो बड़े और ब्रॉड कैटेगरीज है, पहला है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन और अगला है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये हो जाता है मेरा पहला पॉइंट इसका, सिस्टमैटिक मैनर और मैक्सिमम रिटर्न्स। सिस्टमैटिक मैनर्स एंड वी कैन से मैक्सिमम रिटर्न्स। आइए देखते हैं अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जैसे कि आई टोल्ड यू शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, है ना। मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स भी है, डिबेंचर होल्डर्स भी है, मुझे इन दोनों को इंटरेस्ट या वी कैन से रिटर्न्स देने हैं, इन दोनों को मुझे रिटर्न्स देने हैं। तो बट ऑफ कोर्स मैं खुद भी पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी, एक ऐसा बिजनेस में स्टार्ट करूँगी या एक ऐसा बिजनेस में सेटअप करूँगी कि जिससे मुझे मिलने वाला रिटर्न्स जो है, एक्सक्यूज मी, ओके। आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि क्या, मेरे पास में शेयर होल्डर्स भी हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी है, इन दोनों को मुझे रिटर्न्स देने हैं या इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों को जब मुझे रिटर्न्स देने हैं या इन लोगों से मैंने वी कैन से कैपिटल कलेक्ट किया हुआ है जो कि मेरा बोरोड कैपिटल है, तो बट ऑफ कोर्स आई हैव टू गिव रिटर्न्स और इंटरेस्ट टू देम, एंड फॉर द सेक ऑफ दैट आई हैव टू इन्वेस्ट my money which is collected from these two शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। मुझे इन पैसों को एक अच्छे वे में, एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि मुझे रिटर्न्स अच्छे मिले और इजीली, है ना, इजीली आई कैन पे इंटरेस्ट और रिटर्न्स टू देम, मैं इन लोगों को रिटर्न्स को अच्छे से पे कर पाऊँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे मेरा पैसा एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक वे और सिस्टमैटिक मैनर, है ना। as I'm collecting, as I've collected money from shareholders and debenture holders, and as I have to pay interest or returns to them, but of course I have to, we can say, invest my money which has been collected from both of them. I have to invest these money in a systematic way or in a systematic manner, कि मैं उन पैसों से क्या कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, है ना। बाय इन्वेस्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कैसे मैं उस अमाउंट को वी कैन से ज़्यादा बड़ा कर दूंगी या कैसे मैं उस पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉफिट अर्न कर लूँगी। तो दिस इज अ सिस्टमैटिक मैनर और अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन योर बिजनेस।
और मैक्सिमम रिटर्न्स, है ना. As I have to give, we can say, interest or returns to my shareholders or to my debenture holders, but of course I have to invest my money. Okay, but of course I have to invest my money where I can get maximum returns on it. मुझे मेरा बिजनेस तो बहुत ही अच्छे से रन करना है. क्यों? क्योंकि मुझे शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन सबको इनका इंटरेस्ट देना है, क्योंकि मैंने इनसे कैपिटल लिया है, इनसे पैसे वसूले हैं, इन सबको तो मुझे पैसे देने ही है. इसके लिए मुझे मेरे पैसे एक बहुत ही अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने होंगे और प्लस मुझे उन पैसों के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न्स मिलवाना होगा या मिलना होगा, है ना. एंड अगेन द मेन एम ऑफ every business organization is to earn maximum amount of profit by using minimum available resources. एक बिजनेसमैन का मेन मकसद क्या होता है बच्चा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट कैसे कमा लूँ. तो इन सारी चीज़ों के लिए बंदा क्या करेगा कि हमेशा एक बिजनेसमैन का माइंडसेट ही वो होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लूँ और मेरे पास में रिसोर्सेज भले कम भी हो पर मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ. तो दिस इज़ द मेन एम ऑफ एवरी, we can say, business or organization, that to achieve maximum returns or maximum amount of profit by using minimum available resources. Okay, so that's it for today. अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.